नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका गैलेक्सी टीचर क्लासेस पे, जहाँ पे हमारा उद्देश्य अपने भारत के भविष्य में नए अध्यापक बनाना और आपका उद्देश्य अध्यापक बनना है। तो आगामी आने वाली परीक्षाओं में सीटेट की परीक्षा आपके सामने आने वाली है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उस परीक्षा के ही आधार पे आपको पढ़ाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस विषय पे मैं बात करने वाली हूँ वो हिंदी का आपका जो विषय है वो है संज्ञा। संज्ञा, मैं आपको बुलाने के लिए अगर आपके नाम का मुझे पता है तो मैं आपको नाम से बुलाऊंगी, लेकिन अगर मुझे आपका नाम नहीं पता है तो मैं कुछ और अन्य तरीके इस्तेमाल करती हूं। तो इस नाम के आधार को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं, ये आप सबको पता है। लेकिन जानना किस बात को है, आवश्यकता इस बात की है कि आखिर जो संज्ञा है जिसको अंग्रेजी में आप नाउन कहते हैं, यह संज्ञा परीक्षा में किस रूप में आती है। सबसे जरूरी प्रश्न ये उठता है कि आखिर संज्ञा से संबंधित प्रश्न कैसे आएंगे। तो पहले मैं कुछ प्रश्न लिखूंगी आपके सामने, फिर उसके बाद संज्ञा की हम बात करेंगे, तो आपको पूरा विजन क्लियर हो जाएगा कि आखिर हमें संज्ञा किस तरह से पढ़नी है और प्रश्न में वो किस रूप में आती है। बहुत से विकल्प लिखे होते हैं जहां पे प्रश्न रूप में लिखा होता है कि निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। मान लो कोई प्रश्न है और पूछा गया निम्न में जातिवाचक संज्ञा क्या है। जातिवाचक संज्ञा, एक प्रश्न बन सकता है कि 4 विकल्प दिए हों और आपसे पूछा गया हो कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। दूसरे प्रश्न का पैटर्न होता है कि निम्न शब्दों में से भाववाचक संज्ञा क्या है। भाववाचक संज्ञा क्या है। अगले प्रश्न जो पूछे गए हैं उसमें दिया है कि ता प्रत्यय लगाकर, ता प्रत्यय का प्रयोग करके किस शब्द का निर्माण, किस संज्ञा शब्द का निर्माण हुआ है। अब देखिए प्रश्न के तरीके चेंज हो रहे हैं, लेकिन हर प्रश्न में आपका जो मुख्य चीज निकल के आ रहा है वो संज्ञा के प्रकारों पे प्रश्न है। संज्ञा के प्रकार पूछे जा रहे हैं। पहले में देखा आपसे पूछा गया जातिवाचक संज्ञा, दूसरे में भाववाचक संज्ञा, तीसरे में पूछा गया कि ता प्रत्यय किस शब्द में लग के वो संज्ञा शब्द बन रहा है। आदि ऐसे अनेक से प्रश्न होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। आपसे संज्ञा की परिभाषा या संज्ञा के प्रकार, हो सकता है प्रकार में संख्या का नाम पूछा जाए, ये प्रश्न बन सकता है, लेकिन पारिभाषिक आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको इन प्रश्नों में याद रखना है कि उसमें जब हम संज्ञाओं के रूप को लेंगे तो इसमें कौन सा क्रियार्थक संज्ञा है। कहीं कहीं प्रश्न बनता है कि निम्न में से क्रियार्थक संज्ञा कौन सा है। अब देखिए नाम अलग अलग हो रहे हैं, क्रियार्थक संज्ञा कौन सी है। अब इन प्रश्नों को देख के एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि संज्ञा से संबंधित प्रश्न उन शब्दों में से ढूंढना होता है जिसको पदान्वय कहते हैं, पद का अन्वय कर देना। तो आज इन्हीं प्रश्नों को आधार बना के मैं आपको संज्ञा और संज्ञा के प्रकारों की चर्चा करूंगी और कैसे हम वाक्य में से संज्ञा को पहचानते हैं और कैसे उसका प्रयोग करते हैं और शब्दों में से प्रश्न का उत्तर कैसे खंगालते हैं, तलाशते हैं, जिससे आपके परीक्षा में प्रश्न कुछ भी हो आप उसका उत्तर दे पाएं। तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी बात है कि प्रश्न किसी भी रूप में आया है, अगर संज्ञा क्या है आपको यह पता है और संज्ञा के प्रकार कितने हैं और उस प्रकार को कहते क्या है ये आपने जान लिया, तो आपको अन्य प्रश्नों में कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। तो संज्ञा शब्द का जो अर्थ है, संज्ञा शब्द जो नाम को बताती है, किसको, नाम को। आपने देखा है कि संज्ञा के बाद सर्वनाम पढ़ते हैं आप, तो संज्ञा का अर्थ ही है शाब्दिक नाम, वह व्याकरणिक नियम जहां से किसी के नाम के बारे में जानकारी मिलती हो, उन शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं जो कि विकारी शब्द होते हैं। एक प्रश्न का उत्तर यह हो गया कि निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है। लिखा होगा क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और संज्ञा। तो आपको संज्ञा पे ही सही निशान लगाना है। क्यों? क्योंकि 4 विकारी शब्द हैं। कौन कौन से? संज्ञा को जानने के पहले संज्ञा, सर्वनाम,
क्रिया और विशेषण, ये 4 विकारी शब्द हैं। क्या हैं ये? 4 विकारी शब्द हैं जो आपको कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए। एक है संज्ञा, एक है सर्वनाम, एक है क्रिया, एक है विशेषता। ये विकारी शब्द हैं। क्या है? विकारी शब्द। प्रश्न बहुतायत में पूछा जाता है कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं, तो याद रखना है विकारी शब्द जो कि परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित क्यों होते हैं? लिंग वचन कारक के कारण। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आज जो हम बात कर रहे हैं कि जो विकारी शब्दों का प्रथम रूप है, जो संज्ञा है, वह क्या है और व्याकरण में उसको हम कैसे प्रश्न रूप में देखते हैं, उस संशय को, उस उलझन को हम कैसे समझ के तथ्यों से दूर कर सकते हैं। तो संज्ञा अर्थात नाम, और ये नाम, भाषा के अधिकांश शब्द आपके नाम होते हैं। वो नाम किस किस प्रकार के होते हैं, जब इसकी हम चर्चा करते हैं तो क्या बन जाता है? आपकी संज्ञा। तो हर एक वस्तु को इस संसार में किसी ना किसी नाम से जानते हैं। मेरे हाथ में कलम है, आपके हाथ में कलम होगा। आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो मोबाइल से देख रहे हैं, आपने नेट के थ्रू, आपको इंटरनेट मिला उसके थ्रू देख रहे हैं, आप कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, हम कहीं रहते हैं, हमें कुछ महसूस होता है, हमारा कुछ नाम होता है। आपने देखा मैंने जितनी बातें की, ये हर व्यक्ति के साथ, मतलब हर वस्तु का कुछ ना कुछ स्थान, कुछ ना कुछ नाम होगा, कुछ ना कुछ भाव होंगे। तो संज्ञा किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, 3 चीज को आपको जोड़ना है जब भी आप संज्ञा को परिभाषित करते हो। तो वस्तु, पहला क्या है? वस्तु, व्यक्ति और स्थान। 3 तो आपने पढ़ा ही है, आपको तो पता है, बचपन से पढ़ा है कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको इसमें जोड़ लेना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि अधिकांशतः प्रश्नों में जो आपके साथ दिक्कत होती है वो भाववाचक संज्ञा, हमारी जो महसूस करते हैं, हम जो कुछ हम महसूस करते हैं उसका भी नाम होता है, और वही हमारे क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा, जो कि जातिवाचक से, सर्वनाम से बनते हैं, जो विशेषण से बनते हैं, जो अव्यय से बनते हैं, जो क्रिया से बनते हैं। तो अब आप पढ़ाई कर रहे हैं और मैं कहूं पढ़ाई शब्द जो भी है ये भी क्या है? संज्ञा है। तो कैसे है, क्यों है, इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। तो वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। बस आपको इसमें से एक जोड़ लेना है। अगर आपने ये जोड़ लिया बच्चों तो याद रखिए संज्ञा से संबंधित प्रश्न गलत होने वाले नहीं हैं। हम हमेशा परिभाषा में एक को छोड़ देते हैं, इसीलिए पहचानने में थोड़ी सी दुरूहता हो जाती है, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो अभी हमें ध्यान रखना है वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भावों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब इस संज्ञा का तो आपने स्पष्ट कर दिया कि संज्ञा क्या है, नाउन क्या है। अब आप पढ़ते हो, मैं अगर आप कह दूंगी तो संज्ञा का रूप कहीं से डिफाइन नहीं हो रहा है। आपका कुछ तो नाम है। अब उस कुछ नाम को अगर हम कहें, मान लो हम मान लेते हैं गौरव पढ़ता है, राधा पढ़ती है, करीम पढ़ता है, कुछ भी हम कह दें। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए मैं पढ़ने की बार बार बात कर रही हूं। तो किसी भी बच्चे का जब मैंने नाम लिख दिया कि करीम, आप करीम कहो, आप इसको गौरव कहो, ये आपके ऊपर प्रतीक के रूप में जो भी आप चाहिए डाल सकते हैं। करीम या गौरव पढ़ता है। अब यहां पे देखिए क्रिया जो कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है वही क्या है? संज्ञा है, और वही कर्ता होता है। तो यहां पे एक बात स्पष्ट हो गई कि ये गौरव या करीम एक नाम है जो क्रिया कर रहा है। तो नाम जब होगा किसी का, हम उसे कहेंगे संज्ञा। यह कलम है तो यह कलम है, कलम का भी नाम है, ठीक है ना। यह माइक है तो इसका भी नाम है। यह ब्लैक बोर्ड है, इसका भी नाम है। तो इस तरह के जो भी नाम होते हैं वो संज्ञा शब्द होते हैं। अब इन संज्ञा शब्दों को हम प्रकारों में कैसे जानते हैं, यही मुख्य बात है। और इसको समझने के बाद हमारा प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। संज्ञा सबको पता है नाम, क्योंकि सर्वनाम सभी नामों की जगह पे जिसको इस्तेमाल करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे उसी नाम का नाम संज्ञा है, बस इतना ध्यान रखना है। नाम जितने भी होंगे भाषा में वह सारी संज्ञाएं होंगी। अब इसको जब हम बांटते हैं तो संज्ञा के प्रकार, अब ये बहुत जरूरी है कि संज्ञा के प्रकार आपको याद हो,
और इनको पहचानने की सामर्थ्य आप में आ जाएगी तो प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। अब संज्ञा के प्रकार, आपने बहुत सी किताबों में देखा होगा कि 3 संज्ञा की बात की जाती है। 3, तो पहले मैं 3, लेकिन चूंकि आपको उत्तर 5 का देना है तो कैसे वो 5 होते हैं उसकी मैं चर्चा आपसे करूंगी। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, अब व्यक्ति का मतलब एक, यहां पे संख्या को याद रखना है कि हम जब व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब एक से होता है। एक व्यक्ति, एक की बात, एक पर्सन की बात होती है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक। ये जाति वो नहीं है जो हमने फॉर्म भरने में डालना होता है। यह जाति वह है जो किसी वस्तु के जाति को दिखाती है, उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये फॉर्म में भरने वाला व्यक्ति विशेष का अपना जाति धर्म नहीं है। तो ये जाति शब्द उस कास्ट को दिखा रहा है कि किस तरह का चीज है, उसके बारे में, उसके समूह के बारे में बात करते हैं। तीसरा जब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा, ये आपको कुछ किताबों में 3 मिला होगा, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में 2 और भेद माने गए, उपभेद। जो ये 2 उपभेद थे, इन्हीं को हम लेके 5 बोलते हैं संज्ञा के प्रकार। तो आपको 5 की संख्या ही उत्तर देना है। अगर प्रश्न आया कि संज्ञा कितने प्रकार की है तो उत्तर क्या होगा? 5। अब उस भेद में आपको ध्यान देना है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, उसको हम जोड़ लेंगे। इसमें क्या है? समूहवाचक और यहां पे द्रव्यवाचक। ये आपके 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जातियों को तो ही दिखा रहे हैं, लेकिन ये समूह को और ये द्रव्य, जो ठोस द्रव गैस की हम बात करते हैं, उसको दिखा रहा है। तो यहाँ पे इसको हमने 5 भेदों में बांटा है। तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। मैंने इसको इसलिए लिखा है आपके सामने, जिससे उपभेद अगर पूछा गया कि जातिवाचक संज्ञा का उपभेद क्या है तो आप उत्तर दे सको। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है तो आपका उत्तर 5 होगा। संख्या 5। उपभेद पूछेगा तो समूह और द्रव्यवाचक को आप कर लोगे। तो यहाँ पे कुल प्रकार कितने हो गए? 5 प्रकार संज्ञा के होते हैं। 5 प्रकार संज्ञा के हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे पहले वाले आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ये आपको क्लियरली पता रखना है कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक के 2 उपभेद हैं जो उसी 5 में काउंट कर लिए जाते हैं। 3 के साथ 2 और 5 में हम उसको गिन लेते हैं, उसकी गणना कर लेते हैं। तो यहाँ पे जातिवाचक में समूह और द्रव्यवाचक और आखिरी है भाववाचक। ठीक है ना? और आपने बचपन से जितनी बार संज्ञा को पढ़ा है, आपने भाववाचक का डेफिनेशन में से स्थान खत्म कर दिया, इसीलिए हमें वहां पे पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। अब आते हैं पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह है व्यक्तिवाचक। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है इसको समझ लेते हैं। कभी भी प्रश्न आपको आएगा कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उसका उत्तर आप दे पाएंगे। अब यहाँ पे लिखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो मतलब जिस भी चीज से किसी एक वस्तु, एक स्थान या एक व्यक्ति का भान होता है, एक का, एक वचन का भान हो, बस ये ध्यान रखना है। जहां एक वस्तु, एक व्यक्ति, अब उसी डेफिनेशन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। एक वस्तु, एक व्यक्ति, अगर ये एक की संख्या याद रखेंगे तो आप जब पदान्वय करते हैं संज्ञा का तो उसमें कहीं एक वचन और बहुवचन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक वचन वाला व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा और बहुवचन वाला आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, हिंदी में 2 ही वचन है बच्चों, और ये अगर हमने याद रखा तो कभी हमसे गलती नहीं होगी। का बोध हो, ठीक है ना? ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एक का बोध होगा। एक वचन जहां भी दिखे, एक वचन, यही खास चीज है इसकी कि यहां पे एक वचन ही जरूरी है। एक की गणना दिखाई दे, वह सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। जैसे जितने बच्चे आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपका अपना एक नाम है, तो जब एक नाम, आप जहां पे रहते हैं वह भी एक स्थान है।
तो इन चीजों को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं कहूं लखनऊ, तो लखनऊ क्या है, एक शहर है। लखनऊ एक शहर है, तो एक शहर है लखनऊ, लखनऊ से हम एक को ही जानेंगे, तो लखनऊ। किसी का नाम है, मान लीजिए आपका नाम विकास है, तो विकास कौन है, एक व्यक्ति है। तो विकास नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप जब विकास की बात करेंगे तो वो व्यक्ति विशेष को आप जानते हैं, एक की बात है, तो विकास हो गया। वस्तु, मान लीजिए मैं आपसे जब वस्तु की बात करूं, अब यहाँ पे वस्तुओं में अगर मैं कलम बोल दूंगी तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए एक कलम है ना, कलम को जब हम स्पेसिफिक एक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपने एक को दिखाएगा। तो जहां भी एक की बात होगी, आपका नाम, स्थान का नाम, ये सभी एक में आएंगे, आपके एक रूप को दिखाएंगे, वो सारा क्या होगा। अब इसमें चाहे जो नाम डाल दो, काशी, प्रयाग, गौरव, अंकित, रहमान, करीम, जितने भी शब्द हैं, संध्या, रागिनी, जितने भी ये शब्द आएंगे, नाम आएंगे, वो एक व्यक्ति को बता रहे हैं, इसीलिए वहां पे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। जैसे राम पढ़ता है, हमने शब्द लिखा, तो राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वही करता है, वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वो एक वचन है, तो एक वचन एक को बता रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दूसरा हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। अब यहां पे क्या स्पष्ट है कि जाति में क्या होगा, जिस शब्द अथवा नाम से, जो भी शब्द होगा जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या उसके समस्त जातियों का, उसके पूरे होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे अगर लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं, दोनों आप लोग पढ़ रहे हो, तो लड़का और लड़की ये एक को नहीं बता रहे हैं, क्या हो रहा है, ये पूरे उसके जो उस आयु वर्ग में आएंगे, उसको हम व्याख्यायित कर रहे हैं। मनुष्य, तो मनुष्य क्या हो जाएगा, जाति हो गई, मनुष्य, मानव, ये जाति हो गई। जब हम कहेंगे नदी, तो नदी कोई भी नदी, लेकिन नदी अगर हम गंगा कह देंगे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, लेकिन जब नदी हम कहेंगे तो क्या रहेगा, जातिवाचक। पर्वत हम कह देंगे तो पर्वत में क्या हो जाएगा, कई सारे पर्वत, वो हिमालय भी हो सकता है, विंध्य भी हो सकता है, कोई भी पर्वत हो सकते हैं, तो उसमें हम स्पेसिफिकली जब नाम दे देंगे विशेष रूप से, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जब तक नाम नहीं देते हैं तब तक वो क्या हो जाता है, जाति का बोध कराएगा। तो मनुष्य, लड़का, लड़की, पर्वत, नदी, ये सब क्या है, आपके जाति को बता रहे हैं, उसके पूरे होने का। अब एक कलम, कुर्सी, मेज, है ना, मोबाइल, ये समूह, ये पूरे उसका जो रूप है, किसी एक चीज के विशेष, जिसमें बहुत सी चीजें हों, वचन एक नहीं होगा, बहुवचन होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। अब उसी में जबकि जातिवाचक में चूंकि ये क्या कर रहा है, ये बोध करा रहा है विशेष जाति का, विशेष वस्तु का, तो इससे हम जाति, तो ये विशेष का, एक का नहीं, बल्कि जैसे सभी लोग हैं, सभी लड़के हैं, तो लड़का क्या हो गया, जाति का बोध करा रहा है, किसी विशेष वर्ग का बोध करा रहा है। लड़का, लड़की, वृद्ध, किशोर, बच्चा, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है ना। और संज्ञाओं में प्रधान अंतर, ये बहुवचन होता है, बस वहां पे एक वचन था, इसका जो मुख्य अंतर है बहुवचन होता है। ये बहुवचन के शब्द होते हैं, एक वचन के शब्द नहीं होते हैं। अब मनुष्य लिखा मैंने और पर्वत लिखा, मैं इसको स्पष्ट कर देती हूं, मनुष्य और पर्वत। मनुष्य में अगर मैंने मनुष्य, आप और मैं, सभी मनुष्य, नाम लिख देंगे तो तुरंत मनुष्य शब्द क्या हो जाएगा आपका, ये बदल जाएगा व्यक्तिवाचक में। अगर यहां मैंने रमेश कर दिया, शब्द मैंने कर दिया रमेश, तो ये जो रमेश शब्द है ये क्या बन जाएगा आपका, ये व्यक्तिवाचक, लेकिन मनुष्य है तो वो जातिवाचक है, ये जातिवाचक शब्द है। पर्वत अगर हम कह दिए इसमें हिमालय, हिमालय पर्वत, तो क्या हो गया, हिमालय व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि ये एक की बात कर रहा है, और पर्वत क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। तो हमें इस अंतर को ही पहचानना है कि जहां पे विशेष का, बहुवचन का प्रयोग दिखाएगा आपको, वो हमारे आ जाएंगे किसमें, जातिवाचक संज्ञा में। अब इसके भेदों को हम जब देखेंगे, क्योंकि इसी के अंतर्गत मैंने उपभेद में आपसे कहा था कि उपभेद में ही आते हैं आपके पूरे
समूह और द्रव्य, तो समूहवाचक संज्ञा क्या होगी? उदाहरण से समझ लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, ये क्या होगी? नाम से स्पष्ट है, समूह की बात हो रही है। किसी व्यक्ति के समूह का अथवा वस्तु के समूह का बोध हो, है ना? व्यक्ति या वस्तु के समूह के बारे में बताए। किसके बारे में? व्यक्ति या वस्तु के समूह के। उदाहरण आप दे सकते हो, आपके दिमाग में ऐसे बहुत से शब्द आ रहे होंगे, जैसे सभा, भीड़, कुंज, है ना? ये सब क्या है? ये समूह को दिखा रहे हैं, किसी समूह का इकट्ठा होना। भीड़, सभा, कुंज, बगीचा आदि शब्द, ठीक है, ये क्या हो गए? समूहवाचक में आ जाएंगे, जो समूह को दिखाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें द्रव्यवाचक में, तो आप जानते हो कि द्रव्यवाचक में जैसे कोयला हो गया, दूध हो गया, हीरा हो गया, सोना हो गया, कोई भी गैस हो गई, ये सब किस में आएंगे? जो आपके अवस्था द्रव्य की है, जो ठोस, द्रव और गैस के रूप में होती है, जो द्रव्य अलग अलग होते हैं, उनको जब बताएंगे तो उसमें द्रव्यवाचक, अर्थात नाप तौल के, इसको आप याद रखिएगा। द्रव्यवाचक में जो वस्तुएं नाप तौल की हो, जो नाप तौल को बताए, जिनसे एक बात तो स्पष्ट हो कि नाप तौल उसमें हो सके, बताए। जैसे वो शब्द क्या कहलाएंगे? आपके द्रव्यवाचक। जैसे अब मैंने कहा दूध, ठीक है, मैंने कहा हीरा, मैंने कहा आपका तेल। अब ये सब क्या है? तौल के द्वारा नापते हैं आप। आटा या जो भी इस तरह की चीजें होंगी जो आपके किसी न किसी नाप तौल से संबंधित होते हैं, उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा में लिखते हैं। ये पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि नाप तौल याद रखना है आपको। आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, इस पे ध्यान देना सबसे जरूरी है, जो पांचवा हमारा है भाववाचक संज्ञा। ये सबसे जरूरी भाववाचक, क्योंकि हम हमेशा डेफिनेशन में, परिभाषा में इसी को छोड़ देते हैं। परिभाषा इसकी ध्यान रखना है कि जिस भी शब्द के द्वारा जो भी हम महसूस करते हैं, गुण, दशा, व्यापार, अब किसका होगा? ये वस्तु का होगा या फिर व्यक्ति का होगा या स्थान का होगा? तो जिस शब्द के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति का, यहां ध्यान रखना, जिस शब्द के द्वारा व्यक्ति या वस्तु, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं, याद करना चाहें तो याद भी सकते हैं। किसी वस्तु या व्यक्ति के, अब ये शब्द जरूरी हैं, गुण, दशा, व्यापार। अब यहां पे देखिए, कौन कैसा है वो भी, किस स्थिति में है वो भी, कैसे वो कार्य करता है वो भी, अवस्था को भी दिखाता है। अवस्था मतलब बचपना हो, बुढ़ापा हो, ये जो अवस्थाएं हैं ये भी उसमें आती हैं। अवस्था हो गया, और सबसे जरूरी क्या है? स्वभाव को दिखाएगा। ये जो भी शब्द लिख रही हूं, यही ध्यान रखना है आपको कि ये जब भी हम जिन शब्दों से गुण, दशा, व्यापार, अवस्था और स्वभाव को समझते हैं, जिन शब्दों के द्वारा, वो भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आती है। यह तो आपको समझना है, लेकिन कभी कभी आप देखोगे कि कैसे हम इसको बनाते हैं। जब भी आपने किताबों में देखा होगा तो दिया होगा प्रत्यय के द्वारा, प्रत्यय के प्रयोग से हम इसको बनाते हैं। और प्रत्ययों में खास करके कुछ प्रत्यय हैं जो आपको इसके बनाने में बहुत जरूरी हैं, जैसे त्व। अब त्व दे दिया प्रत्यय, तो प्रत्यय आखिर में लगता है, आपको मालूम है। अब त्व में हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे ये सारे शब्द हमें बनाने में कैसे जरूरी हो रहे हैं। मैं जब इसको लिख दूंगी उसके बाद कैसे उसको हम बनाएंगे। जैसे वट, व, ये जितने भी शब्द आ रहे हैं प्रत्यय के, उनके पीछे लगने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। लेकिन इससे भी जरूरी क्या है कि वो शब्द कौन से हैं जिनसे ये भाववाचक संज्ञाएं
बन रही हैं। तो प्रत्यय तो हमने लगाया ही, प्रत्यय के प्रयोग के द्वारा, प्रत्यय के प्रयोग से हम बना रहे हैं। तो प्रत्यय में देखा आपने, मैंने लिखा त्व, ई, पन, व, स, न, त, व आदि, ये प्रत्यय लगते हैं और उसको बना, जैसे त्व लिखा है। तो यहां पे त्व बनाने के लिए मेरे पास अपना शब्द था, हमने अपना में क्या लगा दिया, त्व, तो क्या बन गया, अपनत्व, शब्द बन गया अपनत्व। हमारे पास मम शब्द था, हमने इसमें त्व लगा दिया तो क्या बन गया, ममत्व। लेकिन इसी मम में अगर ता लगा दिया तो ममता। अब देखिए अलग अलग प्रत्यय लग के अलग अलग रूप बदल दे रहे हैं। हमारे पास ई प्रत्यय है, ठीक है ना, लड़ना हमारे पास क्रिया है, हमने ई लगा दिया तो लड़ाई। बड़ा हमारे पास शब्द है, हमने ई लगा दिया बड़ाई। लिखना हमारे पास क्रिया है, ई लगा दिया तो लिखाई। अब ये जो हम बदल रहे हैं, भाववाचक संज्ञाओं को बनाने में जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो प्रत्ययों के द्वारा वो बदलता है। लेकिन सिर्फ प्रत्यय ही नहीं लगते हैं, प्रत्यय संज्ञा में लिखते हैं। और संज्ञा कौन कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा होगी जिससे हम उसके शब्द को बनाएंगे, वो हमारा क्रिया होगा, वो हमारा विशेषण होगा और वो हमारे अव्यय शब्द होंगे। तो यही आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया होगा कि यह भाववाचक संज्ञा किससे बनी है, सर्वनाम से बनी है, प्रत्यय कौन सा लगा है, विशेषण से बनी है या जातिवाचक शब्द से बनी है, जातिवाचक संज्ञा से बनी है। क्योंकि पहचानने में लिखना पड़ता है कि इस शब्द में, जैसे बड़ाई शब्द आ गया, लड़ाई शब्द आ गया, तो आपको बताना है कि लड़ाई शब्द या मिठास शब्द आ गया, खटास शब्द आ गया। तो ये शब्दों में आपको जब संज्ञा पहचाननी होगी तो देना होगा भाववाचक संज्ञा। और इसमें क्या था, मीठा, मीठा विशेषण था, हमने स लगा दिया, मिठास हो गया। खटास, हमारे पास खटाई जो खट्टा शब्द था विशेषण था, हमने उसमें स लगा दिया, खटास हो गया, वो भाववाचक संज्ञा बन गया। कभी कभी क्या होता है, हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में तब प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपको सबसे जरूरी बात याद रखनी है कि भाववाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं होती है, हमेशा एक वचन में। ये इस बात सबसे जरूरी याद रखनी है कि हमेशा भाववाचक एक वचन में, बहुवचन में इसका प्रयोग नहीं होता है, प्रायः प्रायः। लेकिन अगर कहीं ये होता है, जैसे विशेषता शब्द है, हमने विशेषताएं बनाई, विशेषता में ए प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, ए प्रत्यय लगाया, ए पी चंद्रबिंदी लगाई तो विशेषताएं। लेकिन विशेषताएं हमेशा विशेषण के रूप में प्रयोग होती हैं, जातिवाचक संज्ञा के रूप में नहीं। तो अगर हम प्रत्यय लगाते भी हैं विशेषण में तो विशेषण ही रह जाता है, वो हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं बनता है। तो कहीं कहीं हमें ध्यान रखना है कि ये बदलाव शब्द को भाववाचक संज्ञा नहीं बनाएगा, बन भी जाएगा तो प्रयोग विशेषण के रूप में होगा, भाववाचक के रूप में नहीं होगा। ध्यान रखने की बातें। तो ज्यादातर हमें एक वचन में। अब देख लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे भाववाचक संज्ञाएं बनती किस किस से हैं। बहुत जरूरी चीज ये तो ध्यान रखना है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। संज्ञा, अब यहां देखिए आपके पास शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, शिव। अब मैंने शिव तब शब्द था हमारे पास, अब इसको हमें भाववाचक बनाना है तो हमने त्व प्रत्यय लगा दिया, क्या हो गया, शिवत्व। तो ये क्या हो गई, ये शिव की तरह की बात हो रही है तो भाववाचक संज्ञा है, वो भाव में तब्दील कर दिया गया। शिव जो कि एक क्या थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमने उसको क्या किया, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना दिया भाववाचक संज्ञा। गांधीवाद लोग बोलते हैं, गांधी शब्द लिया हमने, गांधी कौन, महात्मा गांधी को हम गांधी से लिखते हैं, तो गांधी जी की तरह को हम जब बताएंगे तो गांधीपन कर देते हैं, यहाँ पे पन लग गया, गांधीपन हो गया, है ना। अब यहाँ पे जो चीजें आ रही हैं उनमें सबसे जरूरी चीजें जो ध्यान रखनी है कि यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं हिटलर शाही, है ना, बहुत तानाशाही मत करो, बहुत हिटलर शाही मत करो। ये भी क्या हो रहा है, भाववाचक संज्ञा में तब्दील। तानाशाह शब्द है, तानाशाह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किसी के लिए हम प्रयोग करते हैं तो वो तानाशाही हो गई, वो भी आपका क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। हिटलर शाही, हिटलर एक व्यक्ति था, हमने उसकी तरह को बनाने के लिए हिटलर शाही बना दी, तो ये किससे बन गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया, आपके भाववाचक संज्ञा में तब्दील हो गया,
उसमें हमने किन शब्दों से बनाया। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से हम बना रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, है ना, भाववाचक संज्ञा बनेगी इससे। अब वो कैसे बनेगी ये देखते हैं। मानव, जातिवाचक शब्द क्या है, मानव। तो मानव हो या मनुष्य हो, तो मानव है तो ता लग गया तो क्या बन गया, मानवता। यहीं पे मनुष्य होता तो क्या बन जाता, मनुष्यता या मनुष्यत्व, दोनों शब्द, ठीक है ना। मनुष्य है तो भी लगा के मनुष्यत्व बन जाएगा, तब भी वो भाववाचक संज्ञा है, और ये लग गया तो भी आपका मानवता। दनुज से दनुजता, लड़का से लड़कापन या लड़कत्व, स्त्रीत्व, है ना। ये सब क्या देख रहे हैं, भाववाचक संज्ञा में बदल जा रहा है। व्यक्तिवाचक जो जातिवाचक संज्ञा है वो भाववाचक बन जा रही है। तो ये अगर प्रश्न आया है तो हमें पहचानना है कि किस तरह से बदलाव होते हैं, उसको हम अलग कर सकें। फिर सर्वनाम से कैसे बनते हैं, जैसे सर्वनाम के शब्द लेते हैं अपना, तो अपना शब्द है सर्वनाम, आप, अपना, तो इसको अपनापन कर दिया या अपनत्व कर दिया, अपनत्व। या शब्द है मम, तो हमने कर दिया ममत्व या ममता, दोनों शब्द बनता है। अहम शब्द हमारे पास है, इसको हमने कर दिया हाँ अहं, तो इसमें कार, अहंकार, ये हमारा भाव हो गया। तो ये हमारे सर्वनामों से बन जा रहे हैं। अब क्रिया से कैसे बनेगा, जैसे सजावट, है ना, तो सजाना क्रिया थी, क्रिया क्या थी, सजाना, तो क्या बन गया, सजावट। लिखना क्रिया है, हम लिख रहे हैं, आप भी लिख रहे हैं, तो लिखना क्रिया है, तो क्या हो गया, उसकी लिखावट सुंदर है। अगर ये शब्द आ गया तो लिखावट क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गया। उसे ऊंचाई से दूर डर लगता है, तो ऊंचा शब्द क्या थी, क्रिया। चढ़ना शब्द क्या था, चढ़ना क्रिया, तो चढ़ाई हो गया। अगर चढ़ना आ गया शब्द आपका क्रिया, तो क्या बन जाएगा, चढ़ाई। लड़ना तो क्या बन जाएगा, लड़ाई। पढ़ना है तो पढ़ाई। ये सारे शब्द आपके भाववाचक संज्ञा के रूप में तब्दील हो जाते हैं, ये भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। आगे देखते हैं विशेषण से कैसे, जैसे सरल है तो सरल, सरलता शब्द हो गया आपका भाववाचक संज्ञा में। भोलापन हो गया, ये विशेषण से हमने इसको बना दिया भाववाचक। विनम्र है या नम्र है, तो वह बहुत विनम्र है, तो उसके अंदर बहुत विनम्रता है, हम बोल देंगे। वह बहुत मीठा आम है, तो उस आम में बहुत मिठास है, वो शब्द क्या हो गया, मीठा से मिठास हो गया। उसके रिश्ते में बहुत खटास आ गई, तो खट्टा शब्द था, खटास आ गई। अब देखा आपने कि कैसे हम बस प्रत्ययों को लगा रहे हैं, कोई विशेषण है, कोई क्रिया है, कोई सर्वनाम है, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन वो बदलाव किस में हो जा रहा है, भाववाचक संज्ञा में। यहीं पे थोड़ी सी आपको पहचानने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर इसको आप पढ़ लेंगे तो कभी भी ये दूरी होने वाली नहीं है। जैसे अव्यय शब्द है, अव्यय शब्दों का मतलब क्या होता है, जो बदलते नहीं है, जो व्यय ना हो, जो कि बदले अपने रूप को ना। लिंग कुछ भी हो, कारक कुछ भी हो, वचन कुछ भी हो, उसके रूप में बदलाव ना हो, वो अव्यय होते हैं। जैसे सम है शब्द, है ना, सम शब्द है। अब सम शब्द से क्या बन सकता, चूंकि अव्यय शब्द है तो सम से समता बन जाता है। सम शब्द बदलता नहीं है, तो ये समता हो जाएगा। दूर शब्द है तो दूरी हो जाएगी। समीप है तो सामीप्य हो जाएगा, है ना। ये शब्द जो अव्यय के हैं वो आपस में मिल के उस रूप को बढ़ा देते हैं। समीप से सामीप्य, समीपता आदि शब्द बन जाते हैं। ये आपने देखा कि कितना आसान था हमें पहचानना। क्यों? क्योंकि हमें मालूम था कि जब हम भाववाचक संज्ञाओं को बनाएंगे तो वहां पे हमें प्रत्यय का प्रयोग करना है, और उन प्रत्ययों से व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपका क्रिया रूप, आपका जो विशेषण है, अव्यय है, सर्वनाम है, वो रूप को बदलते हैं, तो वो उसके भाव के हो जाते हैं। भाव का मतलब जो कुछ आप महसूस करते हैं, जो कुछ आप करते हैं, क्रिया के रूप को जब तब्दील कर दे। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करना क्या है, ये भाव आ गया आपका। दशा, व्यापार, गुण, आपसे पहले ही कहा गया था कि चारों लाइनों को याद रखना है। अगर ये गुण आपको याद है, दशा याद है, व्यापार याद है और स्वभाव याद है, तो याद रखिए आपको कहीं भी दिक्कत इसमें पहचानने में नहीं होगी। जैसे बूढ़ा,
तो बूढ़ा क्या है, आपका एक जाति हो गया। बुढ़ापा, तो आपने क्या किया, आपने उसको, उसके बुढ़ापा एक अवस्था है। लड़का, लड़कपन अवस्था है, तो आपने अवस्था को भी दिखा दिया, तो वो भाववाचक बच जाएंगे। तो ही 5 शब्द, आपका गुण, आपका दोष, आपकी अवस्था, दशा और व्यापार भाववाचक संज्ञाओं को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। ये हमारी संज्ञाओं को जानना। अब सबसे जरूरी चीज जो एग्जाम में आपको ध्यान रखनी है, मैंने पदान्वय लिखा हुआ है यहाँ पे, पद का अन्वय, पद को तोड़ना कैसे है, ये सबसे जरूरी है। यहाँ पे रहमान के भाई करीम ने महाविद्यालय में एक पत्र लिखा। अब इसमें कैसे हम पहचानेंगे संज्ञा के रूप को, इसको समझा देती हूं, आपकी सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। यहां पे मैंने एक वाक्य लिखा है पूरा। अब इस पूरे वाक्य में, चूंकि मैं इस पद की व्याख्या करूंगी, जो आपका पद है पूरा किन किन तरीके से हम उसको लिखते हैं, उसमें व्याकरण के कौन कौन से नियम लगे हैं, ये आप जान जाओगे तो बाकी चीजों को आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। अब पहला हम पकड़ते हैं रहमान। अब रहमान शब्द अगर आपने लिया तो सबसे पहले आपको मालूम है कि ये कौन है, रहमान एक क्या है, रहमान क्या है, ये संज्ञा है। तो रहमान के, अब यहाँ पे ये के जो है आपके छुपे हुए हैं, ये है ना, तो ये कर्ता है। अब इसमें रहमान क्या क्या हो गया, सबसे पहले रहमान क्या है, संज्ञा, ठीक। और कौन सी संज्ञा है ये, व्यक्तिवाचक। क्या है ये, व्यक्तिवाचक। बच्चों अगर आपने इसको समझ लिया, फिर संज्ञा समझना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। तो रहमान क्या है, संज्ञा है। ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। दूसरा क्या है, पुल्लिंग है। तीसरा क्या है, एक वचन है। चौथा क्या है, संबंध कारक को दिखा रहा है। और क्रिया है, कर्ता के संबंध को दिखा रहा है। अब कैसे कैसे, मैंने कहा व्यक्तिवाचक, एक वचन, एक वचन, पुल्लिंग, ठीक है ना। अब रहमान के, तो का की के आता है कहां पे, जहां पे कारक संबंध को दिखाए। तो अब आप, चूंकि आपको यहीं पे रहमान के साथ ही लिखना है, तो पुल्लिंग आपने लिख दिया। अब आप लिखेंगे संबंध कारक। क्या लिखेंगे, संबंध कारक। यहां पे कारक कौन सा है, संबंध कारक। और ये संबंध कारक क्या कर रहा है, क्रिया का जो रूप है, जो क्रिया है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो क्रिया से कर्ता का संबंध कौन दिखा रहा है, संबंध कारक। क्रिया का कर्ता से संबंध। अब देखिए इस एक शब्द में व्याकरण की इतनी चीजें छुपी हुई हैं, कौन कौन सी, संज्ञा, व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, संबंध कारक, जो कि क्रिया का कर्ता से संबंध बता रहा है। ये बात अगर समझ में आ गई कि सिर्फ रहमान के लिखने से व्याकरण की ये कोटियां बन रही हैं। अब अगर हम आगे बढ़े, भाई, तो भाई शब्द क्या हो गया, भाई को डिफाइन करते हैं, भाई शब्द, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अब भाई शब्द है कि रहमान के भाई। अब भाई शब्द क्या है, आपको मालूम है, अभी आप पढ़ के आए हो कि भाई संज्ञा तो है, आप संज्ञा लिख दोगे। और जातिवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। भाई शब्द क्या दिखा रहा है, समूह को दिखा रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद क्या दिखाना है, ये भी पुल्लिंग का एक वचन है, भाई, भाइयों शब्द का प्रयोग नहीं है, एक ही है, तो ये पुल्लिंग एक वचन को दिखा रहा है। और क्या दिखा रहा है, ये कर्ता कारक है, ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पे, कर्ता कारक, क्योंकि संबंध तो आपका जो शुरुआत में था उसने दिखा दिया, संबंध दिखाया है इसने, लेकिन जो भाई है ये है क्रिया का कर्ता। इसको लिख दूं पहले, जातिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, एक वचन, पुल्लिंग, ठीक है। अब करीम ने, फिर अब करीम नाम आ गया, आपको इसको पूरा क्लियर रखना है कि जो करीम ने, तो यहाँ पे ने क्या हो गया, आपको उसको लिख देना है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, और ये पुल्लिंग है, एक वचन है, वही चीज। और इसमें क्या है, जिसने कारक लिखा है ना, तो लिखा, तो ये क्रिया का क्या हो गया रूप, ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे, क्रिया का करता है, यही करीम ने लिखा है ना, तो करीम ने लिखा, तो ये जो लिखना है ये इसी ने किया है, तो ये इस क्रिया को दिखा रहा है, ठीक है। तो इस पूरे पदान्वय में आपने एक चीज देखी कि हम पूरे जितने भी शब्द आए हैं
उसे अलग अलग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस रूप में, महाविद्यालय किस रूप में आएगा। क्योंकि यहाँ महाविद्यालय क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक है, स्त्रीलिंग है। अब महाविद्यालय शब्द, महाविद्यालय में पढ़ते हैं तो महाविद्यालय क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। महाविद्यालय के भी शब्दों को हम पूरी पूरी जांच करेंगे कि महाविद्यालय शब्द किस रूप में प्रयुक्त होता है। तो महाविद्यालय शब्द क्या है, स्त्री आपका पुल्लिंग है, जातिवाचक संज्ञा है, अभिकरण कारक का उसमें प्रयोग हुआ है, और इसका आधार स्थल, क्योंकि महाविद्यालय में लिखा गया तो ये महाविद्यालय क्या हो गया, आधार में उसके आधार को प्रस्तुत कर रहा है। तो ऐसे हम शब्दों के पूरे पदान्वय को देखते हैं और संज्ञा को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है कि आसान नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ 5 चीजों को याद रखना है। एक की संख्या व्यक्तिवाचक, बहुवचन की संख्या जब होगी तो बहुवचन, और जब हम बात करेंगे किसी भी व्यक्ति के दशा, दोष, गुण, व्यापार और उसके होने की स्थिति, वो उसके भाववाचक संज्ञा में तब्दील हो जाती है। तो प्रश्नों के साथ अपने तथ्यों को जोड़ते हुए आपको अपने प्रश्न के हिसाब से बातें करनी है और प्रश्न के हिसाब से आपको अपने पूरे तथ्यों को तैयार करना है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको अधिक से अधिक वीडियोस पढ़ने के लिए मिल सके। पढ़ते रहिए क्योंकि आपका उद्देश्य अध्यापक बनना और हमारा उद्देश्य आपको अध्यापक बनाना। हमारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।